ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस हमारा चल रहा है ना। तो मैं कुछ अच्छे सवाल और कराता हूं, इसमें आप भी इसे समझने की कोशिश करना। क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है। ये तो हमारा एक फ्लोर हो गया ऐसे करके, और एक रॉड है ना। और रॉड इस तरीके से इस पे रखी हुई है, साथ में एक रस्सी है, और ये यहां पर इस तरीके से हिंज है। क्लियर है क्या बात? ये 90 डिग्री है यहां पर, और इस पॉइंट पे रखी हुई है, और ये जो डिस्टेंस है ये L/4 की डिस्टेंस है। आ गई बात समझ में? साथ में ये जो एंगल है ये 60 डिग्री एंगल है। क्लियर है क्या बात? है ना। ये है, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, यदि रॉड इक्विलिब्रियम में तो है तो फर्स्ट देन फाइंड फर्स्ट पॉइंट। क्या? फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। इस पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रही होगी, सपोर्ट। क्लियर है के बाद इस पॉइंट को P लिख देते हैं। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। इक्विलिब्रियम में है, पहले इक्विलिब्रियम में ही आपको टेंशन भी निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है क्या बात? थर्ड पॉइंट है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रॉड, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। फोर्थ पॉइंट है ना, अब हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे। ये स्ट्रिंग, नाउ स्ट्रिंग AB, AB इज कट, AB इज कट। क्लियर है क्या बात? तो आपको फाइंड करना है, फाइंड है ना ए पार्ट में क्या करना है अपने को, एंगुलर एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दिया अल्फा, जस्ट आफ्टर कटिंग द रॉड। ये तो हो गया ए पार्ट। और बी पार्ट क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी। ऑल्सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, नॉट कटिंग द रोड। कट करने के बाद नॉर्मल रिएक्शन और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ये है क्वेश्चन। इधर तो मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं, इधर लिखता हूं, है ना, सॉल्यूशन में, कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? रॉड है, रॉड का मास m मान लेना भाई, है ना। ये लिखा नहीं है, ज्यादा इंग्लिश हो जाती तो फिर, है ना। ये मास है और लेंथ इसकी L है। तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे? फोर्स बनाने के लिए मैं यहां पे दोबारा से सॉल्यूशन में इसका FBD बनाता हूं, ऐसे करके। एक तो टेंशन T इन द स्ट्रिंग लगेगी, बिल्कुल सही बात है, और एक इसमें mg लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। क्लियर है बात? दूसरी बात, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस पे इधर की ओर, है ना। ये नीचे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि यहां ये इक्विलिब्रियम में है अभी, और फ्रिक्शन इधर लगेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? नहीं, ये लग रहा है mg। तो अब हमें क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रोड। तो बोर्ड पे देखो, अगर जो आप अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड फोर्स देखोगे, ये एंगल कितना है भाई? ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में 60 दे रखा है ना, ये दे रखा है आपका 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे साफ कर देता हूं, चित्र हमारा अच्छा रहेगा। तो अब हम mg को अलोंग द रोड ऐसे और परपेंडिकुलर रोड ऐसे रिजॉल्व कर लेंगे, mg sin 30, और ये हो जाएगा आपका mg cos 30। तो देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए आप अलोंग द रॉड आप कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो
नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है क्या बात, नेट फोर्स 0 होगा अलोंग द रोड। तो इधर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg cos 30, और रोकने वाला कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। सही है ना, तो फ्रिक्शन हो जाएगा mg √3/2, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बोर्ड पे देखो, परपेंडिकुलर टू द रोड, परपेंडिकुलर टू द रॉड यदि हम बात करते हैं तो इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, mg sin 30, नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस T4 टेंशन आ जाएगा। बात समझ में आती है नहीं, ये आ जाएगा, है ना। अब अभी तो अब यह फ्रिक्शन म्यू इंटू एन नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन है। अब एक आपको और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्लियर है क्या बात, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, ये तो हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात। ये दोनों इक्वेशन जो बनी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से बनी है। आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगाना पड़ेगा। तो किसके अबाउट लगाएं भाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट P के अबाउट लगा देते हैं, है ना। अबाउट पॉइंट P नेट टॉर्क को हम 0 कर देंगे, तो नेट टॉर्क जो आएगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क तो आ जाएगा 0, तो टॉर्क जो आएगा वो किस किस का आएगा, एक तो टेंशन का टॉर्क, इसे ऐसे घुमाएगा यूं करके, और वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस टेंशन इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3L/4। समझ में आ रही है नहीं बात, बोलो, है ना। तो दिस डिस्टेंस इज 3L/4, 3L/4। अच्छा, दूसरी बात, ये mg है, बोलो, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होगी, तो मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, बोलो। तो ये तो L/4 तो ऊपर की ओर है, तो ये डिस्टेंस भी L/4 ही होगा। क्लियर है बात। अब बोर्ड पे देखो, थोड़ा सा मैं साफ करूंगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। हाँ भाई, ये है L/4, ये डिस्टेंस है L/4, और यहां पे लग रहा है mg, बोलो, तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है 30 डिग्री, ये एंगल है 30, तो ये भी कितना होगा 30, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी d, इसकी वैल्यू कितनी लिख दूंगा, L/4 sin 30 लिख दूंगा, तो डिस्टेंस हो जाएगी L/4 1/2, तो L/8 आ जाएगा। तो टॉर्क जो होगा mg का इनटू द बोर्ड होगा, प्लस होगा mg इंटू L/8 होगा, और नेट टॉर्क क्या होना चाहिए 0, तो इसका मतलब टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू माइनस 3L/4 प्लस mg L/8, है ना। तो ध्यान से देखो, 3L/4 इंटू टी mg L/8, तो टेंशन कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा mg/6, दिस इज द टेंशन, है ना। ये तो टेंशन आ जाएगा। अब मैं इसे साफ कर रहा हूं यहां पे थोड़ा सा, है ना। टेंशन यदि आ गया तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा, n+t इज इक्वल टू mg इंटू 1/2 है, तो नॉर्मल रिएक्शन टेंशन की वैल्यू mg/6 इज इक्वल टू mg/2 होगी, तो नॉर्मल की वैल्यू mg/2 माइनस mg/6, तो ये आ जाएगा आपका 3, 2mg/6 इज इक्वल टू mg/3 इज द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है बात, ये हो गई, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो फिर करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा इसमें कि अब हमें स्ट्रिंग कट कर देते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है हमें। क्लियर है क्या बात। तो नॉर्मल रिएक्शन पहले तो mg/3 थी, है ना,
थर्ड फोर्थ पार्ट जो भी है, मतलब थर्ड या फोर्थ में ध्यान नहीं है, मिटा दिया। तो जब आप इसमें स्ट्रिंग कट करोगे तो चित्र दोबारा से बनाओगे, है ना, ये रहा। क्लियर है के बाद? तो यह टेंशन तो जीरो हो गई। तो पहले तो इसमें नेट टॉर्क था जीरो, नेट टॉर्क जीरो था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आई अल्फा यानी अल्फा था जीरो। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें अनबैलेंस टॉर्क आ जाएगा। पहले तो बैलेंस टॉर्क था। अच्छा, तो टॉर्क कैसे आएगा बताओ? एक तो यहां mg लग रहा होगा, साथ में यहां नॉर्मल एन डैश लगने लगेगा, और यहां पे जो फ्रिक्शन है वो एफ आर डैश लगने लगेगा, मान लिया। क्लियर है क्या बात? तो अब हमें टॉर्क हमें क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो निकाल लेंगे अपन। ये तो सेंटर ऑफ मास है, बोर्ड पे देखो। तो अगर जो मैं फोर्स देखूं तो हाउ मेनी फोर्स विल एक्ट अपॉन दिस रोड एट दिस टाइम? ओनली 3 फोर्स विल एक्ट, mg एन डैश एंड फ्रिक्शन डैश एफ आर डैश। तो इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर एक्सेलरेशन लिख देंगे, टॉर्क लिख देंगे, है ना। नेट टॉर्क अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P। क्लियर है के बाद? कितना आएगा भाई नेट टॉर्क? नॉर एन डैश और एफ आर डैश का टॉर्क तो जीरो आ जाएगा, इसका ही टॉर्क रहेगा बस। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले ही बता चुका हूं मैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये तो l/4 होगी, और ये l/4 साइन 30 डिग्री होगी, है ना। तो mg इंटू l/4, mg इंटू l/4 साइन 30, ओनली ये टॉर्क आएगा। और टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। ऐसे करके एल्फा की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होगी, ये इसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे होगी। बात सही है क्या? अच्छा, तो mg l बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 l/2। अब हमें एल्फा निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन क्या लगा देंगे? अपन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकालेंगे। इसमें तो हमें महारत हासिल है। इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई? हाँ, ये तो हो गया ICM, और हमें इसके अबाउट आई निकालना है, इसके लिए निकालना है, और ये हो जाएगी हमारी D विच इज इक्वल टू l/4। हाँ, तो जो आई होगा ICM प्लस MD स्क्वायर से ML²/12, क्लियर है बात, प्लस M इंटू l/4 का स्क्वायर। तो 1/12 प्लस 16 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 38/12 इंटू 16 आ जाएगा, है ना, 28। तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 7 16 16 48। तो ये हो जाएगा 7/48 ml² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या बात? तो अब बोर्ड पे देखो, तो इसका मतलब, हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो अल्फा इससे निकाल लेंगे। अल्फा विल बी इक्वल टू mg अपॉन l, कैपिटल L लिख देता हूं इसे, अपॉन 8 इंटू आई। तो mg अपॉन l 8 इंटू आई की वैल्यू 7/48 ml² आएगी, 8 × 48, 6/7 mg बाय, अच्छा m से तो m कट जाएगा, 6g/l, 6g/l, अल्फा इज इक्वल टू 6/7 g/l। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा। एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था, ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। बात समझ में आई? कोई बात नहीं, अभी तो क्या है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको इसमें एन डैश कैसे निकालेंगे। हम पहले दूसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं, दूसरे लेक्चर की, जब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बॉडी है और वो रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी पूरी बॉडी की सेम होती है ना। तो चाहे आप इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस पॉइंट के अबाउट लिखो या सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखो, बात तो एक ही है। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, हाँ, तो मैं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन
इसका एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखता हूं, तो बोर्ड पे देखना, अगर जो मैं, है ना, ये बी पार्ट कर रहे हैं हम उसका, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस पे फोर्स लगेंगे, एक तो एम जी, एक लगेगा एन डैश, है ना, और एक लगेगा एफ आर डैश। बोलो क्लियर है क्या बात? हां, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं यहां पे लिखता हूं, इसे हटा देता हूं मैं, है ना, टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। हां भाई, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, ये फ्रिक्शन का टॉर्क तो हो जाएगा जीरो, केवल और केवल, अच्छा एमजी का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, केवल और केवल इसका टॉर्क रहेगा एन डैश का, और किधर होगा? अंदर, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, तो जो टॉर्क होगा वो एन डैश मल्टीप्लाई बाय, हाँ भाई ये तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई, है ना, और हाँ फ्रिक्शन का इसी पॉइंट से होकर के जा रहा है ना ये रहा भाई, ऐसे है ना, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन यहीं से होके जा रहा है ऐसे करके, यहां से रोड की लेंथ बहुत छोटी मान लेंगे, तो एन डैश मल्टीप्लाई बाय एल बाय 4, ये तो हो गया टॉर्क, और इसे हम लिख लेंगे नेट टॉर्क को आई इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एन डैश इंटू एल बाई 4। बोलो सही है क्या बात? अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल्फा, और एन डैश की वैल्यू, अच्छा एन डैश तो निकालना ही है, इंटू एल बाई 4। सही है क्या बात? एल्फा की वैल्यू लिख देंगे हम, एल्फा की वैल्यू कितनी थी? एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू 8 जी अपॉन 7 एल, यही थी ना, 6 जी बाय 7 एल इज इक्वल टू एन डैश एल बाय 4। क्लियर है क्या बात? तो एल से एल वल कट जाएगा सब, है ना, तो ये 4 तिया 12, तो 3 दूनी 6, 2/7 एम जी इज इक्वल टू एन डैश। तो नॉर्मल अब की बार, पहले तो एम जी बाय 3 था, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग द नॉर्मल विल बी 2/3 एम जी, 2/7 एम जी। बात समझ में आई नहीं आई? ये है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे करता हूं कि अब की बार ये रॉड है ना, और ये रॉड इस तरीके से लटकी हुई है ऐसे, सिंपल, है ना, और यहां टेंशन है, ये रहा ए बी स्ट्रिंग है, सही है बात, और ये जो पोर्शन है ये L बाय 4 है, अब की बार ऐसे रखा हुआ है, और रॉड है, रॉड का मास कितना है m, और लेंथ कितनी है L, थोड़ा शॉर्ट में ही लिखता हूं, क्लियर है के बात, है ना। इफ स्ट्रिंग AB is cut, find the normal reaction, यहां पे applied on the rod, है ना, by contact, ये कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे निकाल दिए आपको रहेगा, है ना। सबसे पहले, हाँ भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे साफ करेंगे और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, दोबारा से चित्र बनाएंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमने कट कर दिया, तो आप इसका सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे, क्लियर है क्या बात? तो आप यहां देखो, जब ये कट हो जाएगा तो इस पे लगेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे लगेगा बस, और इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन रॉड का निकालेंगे अल्फा, कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, नेट टॉर्क अबाउट ओ लिख लेता हूं इसे, अबाउट ओ कितना आएगा, नॉर्मल का तो 0 हो जाएगा, बचेगा mg का, तो mg का जो टॉर्क होगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L बाय 4 आएगी, और इसे टॉर्क इज इक्वल टू, हम
है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख देंगे mg अपॉन एल। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस लगा देंगे, आई इज इक्वल टू, देखो ऐसे है ना, ये तो सेंटर ऑफ मास है और इसके अबाउट आई है, इसके अबाउट आईसीएम है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर पैरेलल डिस्टेंस। आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, जो पहले ही आया था, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 16। कितना आया था भाई, ये मिला के बताओ जल्दी। 7 एम एल स्क्वायर बाय 48 मेरे ख्याल से, देखना है ना। हाँ, तो यहां रख देंगे अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन 4 इंटू 7 एम एल स्क्वायर बाय 48, तो अल्फा इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 जी बाय एल, एंगुलर एक्सेलरेशन पहले स्टेप में हम निकाल लेंगे। सही है बात, ठीक है। अच्छा, तो जब अल्फा आ जाएगा, ठीक है, तो अल्फा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट ऐसे ही होगा। तो अब बोर्ड पे देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन है ऐसे, है ना भाई, यहां पे। अच्छा, एक मिनट, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। दूसरी बात, हम इसमें एसीएम भी तो निकाल सकते हैं ना इसका, इसके अबाउट यदि अल्फा है तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो नीचे ही होगा ना, बस बोलो। तो एसीएम टॉर्क यहां पे है ना, इस पॉइंट के अबाउट यदि आप इसका एसीएम लिखते हो तो ये तो इस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियसली क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन ऐसे। तो एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा लगा देंगे, तो एल बाय 4, अल्फा कितना आएगा 12g अपॉन 7l, तो ये आ जाएगा 3g बाय 7 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है के बाद? तो अब हम इस पे फोर्स कितने लगेंगे, एक तो नॉर्मल लग रहा है ऐसे, एक लग रहा है यहां पे mg, और इस रॉड का जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का नीचे की ओर है 3g बाय 7। आई बात समझ में? तो कितना आएगा भाई इक्वेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, तो एफ नेट कितना लगेगा एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम। तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस एम इंटू एसीएम कितना आएगा 3g बाय 7, तो कितना आएगा 4 mg अपॉन 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बोर्ड पे देखो, जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और पुली मास सिस्टम देखा था, तो हमने उसमें आइडियल पुली कंसीडर की थी। और आइडियल पुली जो होती है, ये पुली इस तरीके से होती है, आइडियल पुली एंड आइडियल रॉप, है ना, ऐसे करके आइडियल रॉप। आइडियल पुली का मतलब था मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्लियर है क्या बात, फ्रिक्शनलेस। दूसरा आइडियल रॉप का क्या मतलब था, आइडियल रॉप का मतलब था अनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, है ना, इनएक्सटेंसिबल, और साथ में इनएक्सटेंसिबल था और मासलेस, ऐसे करके मासलेस रॉप थी। लेकिन अब हम रोटेशन के केस में इस पुली का मास भी कंसीडर करेंगे और इस पुली के अंदर फ्रिक्शन भी कंसीडर करेंगे। समझ में आई बात? और आइडियल रॉप भी ले सकते हैं इनएक्सटेंसिव, और है ना नॉन आइडियल भी ले सकते हैं। तो देखो, जो है रियल पुली, प्रैक्टिकल पुली, रियल नहीं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पुली, प्रैक्टिकल पुली में अपन क्या करेंगे, इस पुली का मास कंसीडर करेंगे ऐसे करके, है ना, मास कितना है m, साथ में ये जो इस पे रोप होगी, रोप, रोप इस तरीके से लिपटी होगी यूं करके, है ना, ऐसे करके। तो ये जो रोप होगी, इस वाले केस में जब फ्रिक्शनलेस पुली थी, तो इस केस में ये जो रोप है इस पुली पर स्लिप होती है, रोप इज स्लिप, है ना, रोप इज स्लिप ओवर पुली बिकॉज नो फ्रिक्शन,
इसमें ये स्लिप होती है इसके ऊपर, लेकिन अभी यहां पर फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, और रोप विल नॉट स्लिप, रोप इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, देखो बोर्ड पे, जैसे ये रोप नीचे आएगी तो ये पुली भी ऐसे घूमेगी, तो पुली, हां, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पुली एंड रोप, सही है बात। तो बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये है कि अगर जो किसी वजह से ये पुली ओमेगा से घूम रही है ना, तो इसका मतलब इस पे जो एक पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट की, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसका मतलब ये पुली, ये रोप इसके साथ घूम घूम के आ रही है, ऐसे इसके साथ चिपक के आ रही है, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ऐसे ही ये पॉइंट इधर चल रहा होगा, ये पॉइंट इधर चल रहा होगा, आर ओमेगा से, ऐसे करके, सही है बात। और मोस्ट ऑफ द केस में इस पुली को हम डिस्क मान लेते हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr² / 2 होता है। समझ में आई बात। दूसरी बात, अगर जो मान लिया ये पुली में अभी तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, मान लिया एंगुलर वेलोसिटी भी है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, तो जैसे इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, रेड आर है इसकी रेडियस, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होगा a इज इक्वल टू आर अल्फा के बराबर होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी आर अल्फा होगा, सब पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा होगा। इसका मतलब अगर जो इस पे कोई रॉप है, ऐसे, समझ में आई बात। और मान लिया चलो यहां से हमने एम लटका रखा है, तो इसका मतलब अगर जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया, तो चलो मैं यहां से m1 लटका देता हूं, यहां से m2 लटका देता हूं, तो ये ऐसे जा रहा है मान लिया, तो इसका एक्सेलरेशन जो a होगा वो कितना होगा, आर अल्फा, और इसका एक्सेलरेशन a, क्योंकि ये पॉइंट है, ये आर अल्फा होगा। साथ में ध्यान से देखो, अगर जो मैं इस केस में दो m1 m2 लटकाता था, तो मैं कहता था एक रस्सी एक टेंशन, यहां भी T यहां भी T, लेकिन प्रैक्टिकल पुली के केस में यदि इस रस्सी में टेंशन T1 है, तो इस रस्सी में टेंशन T2 होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन भी है। देखो, पुली को हम डिस्क मान लेंगे, है ना, जैसे कि क्वेश्चन लिखो, फॉर एग्जांपल मान लिया ये हमारे पास एक पुली है ना, और डिस्क ही है बेसिकली, ये सेंटर ऑफ मास दे रखा है, ठीक है। अच्छा, जो डिस्क का मास है, डिस्क का मास 2 kg, और रेडियस जो ले लेता हूं मैं इसकी, है ना, रेडियस 2 मीटर चलो 4 मीटर ले लेते हैं, और इस पे दो ब्लॉक लटक रहे हैं, एक ब्लॉक है A, एक ब्लॉक है B, है ना। इसका मास 10 kg है और इसका मास 8 kg है। तो हमें क्या फाइंड करना है ना, वी हैव टू फाइंड, है ना, फाइंड ये रहा T1 और T2, फाइंड T1 T2 फर्स्ट, T1 एंड T2 इस टेंशन इन द स्ट्रिंग। दूसरा, पहला तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, क्लियर है क्या बात। दूसरा T1 एंड T2 ये लिखेंगे। हाँ भाई, तो बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने बताया इसमें T1 T2 अलग हो गए और ये भी घूमेगी ऐसे करके, है ना। तो देखो इस प्रकार के सवाल को ये ऐसे आएंगे, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ये हम बना लेंगे डिस्क, बना ली डिस्क। अब डिस्क, अब ये देखो इसमें टेंशन T1 है, तो अगर जो मैं ये 10 kg का ब्लॉक कंसीडर करूं, एक तो इसमें 10 G ऐसे लगेगा, दूसरा इसमें टेंशन लगेगा T1 ऊपर की ओर, है ना भाई, और इस वाले ब्लॉक में 8 kg है और ये लगेगा 8 G, और ये लगेगा T2 टेंशन ऊपर की ओर। बोलो
है ना? हाँ, और ये 10 kg है 8 kg है, इसका एक्सेलेरेशन a होगा, तो कंस्ट्रेंट तो दोनों एक्सेलेरेशन a1 और a2 a ही होंगे, क्योंकि ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो 1 मीटर ऊपर जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और यदि मैं इसकी, अच्छा पहले इसकी इक्वेशन लिख देते हैं 10 kg के लिए। 10 kg के लिए 10g माइनस T1 इज इक्वल टू 10a। 8 kg के लिए T2 माइनस 8g इज इक्वल टू 8a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? ये तो ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन हो गई ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के लिए। अब हम बात करते हैं इस पुली के लिए, सही है? तो पुली पे देखो, पुली पे जो फोर्स लगेंगे T1 तो इधर लगेगा, T2 इधर लगेगा, बोलो। और ये, अच्छा एक तो इसका भी कैपिटल mg, और नॉर्मल रिएक्शन पुली का ऐसे लगेगा n डैश, सही है ना बात? और ये पुली इस तरीके से रोटेट करेगी, रोटेट यूं, और इसका जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा वो होगा अल्फा। समझ में आई बात? तो मैं इधर लिख देता हूं, यहां देखो, फोर पुली इस पॉइंट के अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नेट टॉर्क लेंगे अबाउट O, तो कितना आएगा? हाँ भाई बता सकते हो टॉर्क कितना आएगा? मैंने आपसे कहा कि इनटू द बोर्ड को पॉजिटिव मान लेना, और आउट ऑफ द बोर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेना। इसके अपोजिट भी कर सकते हो आप। तो बोर्ड पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं इस पुली पे, बता सकते हो? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 4, mg, T1, T2 और n डैश। इसके अबाउट यदि टॉर्क लिखोगे तो mg और n डैश का टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क लगेगा T1 का। T1 इसे कैसे घुमाएगा? इनटू द बोर्ड, ऐसे। T1 इसे यूं घुमाएगा ना, यूं, और T2 इसे कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? ऐसे। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी होंगी दोनों की? RR। तो T1 के लिए प्लस T1 इंटू आर होगा, और माइनस T2 इंटू आर होगा। तो T1 माइनस T2 इंटू आर होगा, और नेट टॉर्क होगा I अल्फा के बराबर। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेता हूं थोड़ी देर के लिए। चलो बाद में निकाल लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में यहां पे ए आ रहा है, यहां पे अल्फा आ रहा है। तो ये देखो, अगर जो इसका एक्सेलेरेशन अल्फा है तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए होगा, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर आ जाएगा। तो अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा मैं? ए अपॉन आर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू आर। बात समझ में आ रही है नहीं? ये बात हो गई। और आई की वैल्यू क्या आएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ एम आर स्क्वायर, ए अपॉन आर इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, और T1 माइनस T2। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा। व्हाट इज कैपिटल एम? कैपिटल एम इज द मास ऑफ द डिस्क। तो दिस इज 1/2 2 इंटू ए T1 माइनस T2, 2 से 2 कट जाएगा, तो A इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो एक इक्वेशन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। कॉपी करो इसे। ओके, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेलेरेशन, तीनों को जोड़ देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यू विल सी T1 एंड T2 विल कैंसिल आउट। ओके, हमेशा यही होगा रोटेशन वाले केसेस में। तो 10g माइनस 8g, 10g माइनस 8g, और इधर आ जाएगा 19a, तो a विल बी इक्वल टू 2g अपॉन 19, दैट इज 20 अपॉन 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब हमें T1 और T2 निकालना है, तो T1 और T2 भी निकाल लेंगे। इसमें तो क्या है, इधर में T1 इधर में T2, थोड़ा इसे जोड़ दो ऐसे करके। तो T1 जो आएगा इट विल बी 10g माइनस 10a, 100 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 90, 190
-200, तो गलत हो गया ये तो। ये कैसे आ रहा है? 20/19, तो 10g माइनस, अरे 10g माइनस 10a, और 100 माइनस 10, तो -10 कैसे आ रहा है ये? यही तो है। कभी कभी 1700/19, ये टेंशन T1 आ जाएगा न्यूटन में। हाँ भाई, इसमें क्या आएगा? बस तो T2 इजकल टू 8g प्लस 8a इजकल टू 80 प्लस 8 इंटू 20/19। तो आप इसे भी सॉल्व कर लेना, इट विल बी द आंसर। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और दूसरा क्वेश्चन और कराता हूं मैं, जो हमने किया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे, देखो बोर्ड पे देखो, ये पुली है, मान लिया ये पुली है यूं करके, और इस पुली का मास m, रेडियस r दे रखी है, यहां से m1 लटका हुआ है, ये तो m और r है, इसका m1 है, और साथ में इसका मास m2 है, और है ना, और पुली प्रैक्टिकल पुली है, देर इज नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। तो आपको T1 T2 है ना, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, सेकेंड हाँ भाई T1 एंड T2, चलो T1 T2 तो निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है इसका। क्लियर है क्या बात? तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं इसका। इसमें टेंशन T1 है, तो T1 यहां पे लगेगा, mg यहां पे लगेगा, इसका एक्सेलरेशन यदि ये होगा तो यहां पे T2 लगेगा। टेंशन T1 T2 अलग अलग होंगे क्योंकि इसके बीच में यहां फ्रिक्शन है। साथ में यदि आप पुली का बनाते हो फ्री बॉडी डायग्राम, तो T1 और T2 इस तरीके से लगेंगे। क्लियर है क्या बात? आप चीज दोबारा से ही बना सकते हो, आपकी इच्छा है ना, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल तो है नहीं है। तो m1 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे F net इज इक्वल टू ma, mg माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन तो यही है, T2 इज इक्वल टू m2a। क्लियर है क्या बात? अब रह गई बात पुली की, तो पुली को हम डिस्क मान लेंगे, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा भाई, mr²। अब ये देखो, हाँ भाई इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन देखो, इसमें फोर्स कितने लगेंगे पुली पे, एक तो T1 लगेगा, एक T2 ऐसे लगेगा, साथ में पुली का मास mg, और यहां पे कहीं पे मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी कहीं से होके जाएगा, ऐसे करके कुछ ना कुछ, पता नहीं कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इधर उधर किसी एंगल पे होगा, क्योंकि ये हिंज है ना, ये हिंज का मतलब है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसके अबाउट घूम रही है, तो वो भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। हमें इस पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क लिखना है, तो जो टॉर्क होगा कितना होगा, mg, और नॉर्मल रिएक्शन तो इसी पॉइंट से होकर के जा रहे हैं, सही है ना। तो जो ये पुली होगी ऐसे घूम रही है, ऐसे यूं करके, तो इस पे टॉर्क कौन देगा, एक तो T1 घुमाएगा इसे, तो T1 तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, तो प्लस T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, R, और ये वाला जो फोर्स है ये ऐसे लगेगा, दिस द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज ऑल्सो इक्वल R, ये नेगेटिव होगा, तो -T1 टू R। और नेट टॉर्क, यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो R
T1 माइनस T2 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख दूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हाफ mr स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आर T1 माइनस T2। साथ में अल्फा और ए में भी रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यदि ए है और ये अल्फा है, ये आर है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। mr स्क्वायर बाई 2, अल्फा की जगह क्या लिख देंगे? ए अपॉन आर T1 माइनस T2। क्लियर है क्या बात? इससे कट जाएगा, बोलो। तो ma बाय 2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो मैं इसके जस्ट नीचे लिख लेता हूं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ma बाय 2, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज 2। तीनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हमेशा इसी प्रकार से कटेंगे। m1 प्लस m2 प्लस m बाय 2 a कॉमन लेके एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू mg अपॉन m बाय 2 आ जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे रख देंगे। क्लियर है क्या बात? तो T2 आ जाएगा, एक ही वैल्यू रख देते हैं। अब बाकी आप T1 भी निकाल सकते हो इसमें रख के, ठीक है बेटा, निकाल लेना। ठीक है, साइना थकी तो नहीं आज आप? हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है ना एक्चुअली आज। हाँ, और टाइम तो है ही सही। हाँ 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 हाँ, सही है। दिन में सोते हो आप? दिन में सोते हो क्या आप? हाँ ठीक है। नहीं, अब काम रहता है तो सोएंगे कैसे? नहीं, जैसे मान लिया इंजीनियरिंग में जाते हैं तो दोपहर में खाना खा के खूब सोते हैं, पता है, हॉस्टल में। हाँ, सबसे ज्यादा मौज तो वहीं पे आती है। नहीं, अब तो काम करना पड़ रहा है हमें। नहीं, खाना खाओ और सो जाओ। चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, अभी तो जैसे मान लिया ये पुली इस टाइप से थी, सिंपल सिंपल पुली थी। ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, आप तो कर लोगे, है ना। लेकिन पुली क्या हो सकती है? थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। अब देखो, एक तो ये बड़ी पुली होगी, जैसे मतलब लकड़ी की पुली है ये, वुडन पुली, और इस पे एक ऊपर उभरी हुई पुली और है ऐसे, यूं, और दोनों में ऐसे है। तो रस्सी इस पे भी लिपटी हुई है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और रस्सी इस पे भी लिपटी हुई है। तो यहां पे तो 20 kg का ब्लॉक लटक रहा है, और यहां पर 2 kg का ब्लॉक लटक रहा है, और यहां पे ये हिंज है ऐसे करके। बोलो सही है ना भाई? यहां भी है जैसे, है ना, जैसे जैसे ये है, एक तो ये है ही सही, तो यहां पे रस्सी है, एक इसके अंदर भी यहां पे रस्सी है ऐसे, तो यूं जाएगा तो ऐसे घूमेगी ये। बात समझ में आई? तो अपन क्या करते हैं, इसकी रेडियस इनर वाली पुली जो इस भार वाली ये जो पुली है और इस पुली से अटैच है, इसकी डिस्टेंस 2 मीटर मान लेते हैं रेडियस, और इसकी रेडियस जो है वो 4 मीटर मान लेते हैं अपन। सही है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पुली का, क्योंकि अब ये तो अंश इस टाइप की पुली हो गई कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना ही पड़ेगा, निकाल तो सकते नहीं है, क्योंकि डिस्क टाइप की तो है नहीं। ये 20 kg मीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। सही है। तो हमें क्या निकालना है? एक तो इसका, अब इसके एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, A1 और A2 फाइंड करना है ना, और दूसरा हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है पुली का, है ना। फाइंड फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। क्लियर है के बाद? सेकेंड A1 एंड A2, A1 एंड A2 ऑफ ब्लॉक्स। थर्ड पॉइंट ये भी है, टेंशंस
T1 इसमें मान लेते हैं, T2 इसमें मान लेते हैं, T1 एंड T2 इन स्ट्रिंग। ये है क्वेश्चन। यही चित्र बना लेते हैं, है ना, दोबारा चित्र बना लेना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। जब ये बॉडी ऐसे घूमेगी यूं करके, तो इसका एफबीडी तो T1 यहां लगेगा, इसमें T1 यहां लगेगा, ठीक है भाई। और इसमें इसे मैं जोड़ देता हूं ऐसे, इसमें 20G ऐसे लगेगा और 2G ऐसे लगेगा, T2 ऐसे लगेगा और T2 इसमें ऐसे लगेगा, जोड़ देते हैं। तो 20 kg के लिए इधर लिखता हूं, 20 kg के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, बोलो। 20G माइनस T1 इज इक्वल टू 20A1, इसका एक्सेलेरेशन A1 होगा। इसमें T2 माइनस 2G इज इक्वल टू 2A2। क्लियर है बात? अच्छा, अब इस पुली की बात करते हैं हम। इनटू को वही पॉजिटिव, आउट को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। इसके अपोजिट भी हम एजम्पशन कर सकते हैं। ऐसे घूम रही होगी मान लिया ये पुली यूं, तो इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे हम, और वो होगा अल्फा। तो नेट टॉर्क लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम O मान लेते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट O, नेट टॉर्क। तो देखो इस पे तो mg लग रहा होगा इसका, और यहां पे मान लिया रस्सी लटक रही है या नॉर्मल लग रहा है, इसे T डैश मान लेते हैं। तो mg का और T डैश का टॉर्क तो हो गया 0। तो एक तो टॉर्क लगेगा इस फोर्स का T1 का, और दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो T1 का टॉर्क लगेगा अंदर की ओर, और T2 का टॉर्क कैसे लगेगा, बाहर की ओर। तो यह है 4 मीटर और वो है 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है भाई, इसे तो अल्फा मान लेते हैं। यह है 2 मीटर और यह है 4 मीटर, ऐसे, है ना। तो टॉर्क होगा T1 इंटू 4 माइनस T2 इंटू 2, और नेट टॉर्क जो होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, T1 4T1 2T2, ऐसे करके। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दे दिया 4/T1 माइनस 2T2। तो ये बात आ गई, सही है बात। अब क्या करें, अब देखो, अब यहां पे T1 T2 इस तरीके से नहीं बनना, तो मैं बना दूंगा। किस तरीके से बनाऊंगा, अभी आप बोर्ड पे देखो, अभी हमें और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो, ये जो डिस्क है ये इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 बता सकते हो आप कितना होगा, बता सकते हैं, R अल्फा। लेकिन इसमें R कितना होगा, 4 अल्फा, क्योंकि A इज इक्वल टू R अल्फा में पूरी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा सेम रहता है, लेकिन यदि डिस्टेंस बदल जाए सेंटर से तो लीनियर एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। इसी तरीके से इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा A2, यानी कि इसका एक्सेलरेशन A2 ये रहा, और इसका आंसर आएगा AR अल्फा। लेकिन R इस केस में कितनी होगी, 2। समझ में आई बात। तो यहां पे देखो, इसमें इसे मैं लिख लूंगा 20G माइनस T1 इज इक्वल टू 20 इंटू 4 अल्फा। क्लियर है बात। और इसे लिख लूंगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अल्फा। साथ में देखो ध्यान से, यहां पे 4T1 है, यहां पे 2T2 तो मेरे को, और अल्फा अल्फा आ रहा है ना। तो यहां ध्यान से देखो, 4T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू 20 अल्फा लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें मैं 4T1 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन में, कितने से, 4 से, और इसमें करूंगा 2 से। तो देखो कितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 80G माइनस 4T1 इज इक्वल टू, यह आएगा 416 दूनी 32। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना ऐसे, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2T2 माइनस 4G इज इक्वल टू 8 अल्फा। अब देखो, अब हो जाएगा काम, कैसे,
इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इधर कितना आएगा 80g माइनस 4g, सबको जोड़ देंगे, ये आएगा 348 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी भाई 76g अपॉन 348, है ना। थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा सुनो एक बार, अल्फा आ गया तो A1 भी आ जाएगा। अब जो भी पार्ट हो, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 जो भी है, A1 इज इक्वल टू 4 अल्फा 76g अपॉन 348, तो 4 से 4 अट्ठे 32 और जो 76g अपॉन 87, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 76g अपॉन 348 और काट देंगे इसका 174, है ना। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 38g अपॉन 87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ऐसे हो जाएगा, है ना। अच्छा, और T1 और T2 की वैल्यू देखो निकाल लेना आप। कैसे निकालोगे भाई? T1 की वैल्यू इससे निकलेगी और T2 की वैल्यू इससे निकाल लेना, है ना। तो वो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। तो ये वाला सवाल है ऐसे करके। देखो पुली के सवाल तो और भी आएंगे, मैं इससे पहले एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं। जैसे आपने एक झूला देखा होगा ना, सीसा, इसे इंग्लिश में झूला हिंदी में झूला बोलते, सीसा, ऐसे करके कि यहां पर एक रॉड होती है और उसे बीच में यहां पे हिंज कर देते हैं यहां पे, और यहां पे बैठा देते हैं बच्चे ऐसे। तो ये पर्सन है 60 केजी का यहां पे बैठा हुआ है, और यहां पे एक छोटा बच्चा है 20 केजी का यहां पे बैठा हुआ है। और इस रॉड की, ये रॉड है ना, इस रॉड का मास m 10 केजी दे रखा है, सही है। और जो इसकी लेंथ l है वो 4 मीटर दे रखी है, और ये बिल्कुल मिड में है। ये क्या है भाई? मिड पॉइंट है ना, ऐसा नहीं है कि इधर उधर है, ठीक है। दिस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसे रिलीज करते हैं रेस्ट से, ऐसे करके। तो इधर जाएगा, ये ऑब्वियसली इधर जाएगा साथ, है ना। एग्जाम्पल लिख लेना, इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड फर्स्ट पॉइंट एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द सिस्टम। सेकेंड पॉइंट n1 and n2, n1 n2 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, हाँ, नॉर्मल रिएक्शंस exerted by person, या नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन पर्सन एंड, है ना, पर्सन एंड रॉड। ये है क्वेश्चन, ओके। देखो कुछ ना कुछ तो आपने करा ही होगा। सबसे पहले इसका करेक्ट एफबीडी बनाना है, जो कि आपने मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा गलत ही बनाने के चांसेस हैं। देखो इधर बोर्ड पे देखो, एक तो इस पे लगेगा फोर्स, कितना लगेगा? रोड का फोर्स 10G, और दूसरा इस पे इस हिंज के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n डैश, ठीक है। साथ में इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मैंने n1 मान लिया, इसके बीच में n2 मान लिया। तो यहां पे फोर्स लगेगा n1 और इस पे फोर्स लगेगा n2। आपने 60G और 20G तो नहीं लगाया? अच्छा, n1 n2 लगाया, बिल्कुल सही बात है। अब बोर्ड पे देखो, है ना। अच्छा, ये तो हो गया n2 और ये हो गया थोड़ा n1, ऐसे, बिल्कुल सही बात है। हाथों हाथ हम इसका 20 kg का भी एफबीडी बना देते हैं।
तो जब आप 20 kg का एफबीडी बनाओगे तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? एक तो N2 रोड लगाएगी, एक लगेगा 20G, बिल्कुल सही बात है। और एक में इसका एफबीडी यहां पे बना देता हूं, तो कितना लगेगा इस पे? एक तो N1 और N1 ये रहा, और एक यहां पे लगेगा कितना? 60G भी लगेगा। बोलो नीचे की ओर। अब हम रोड के लिए लिखते हैं, फॉर रॉड इसके अबाउट लिखते हूं, है ना? तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इनटू द बोर्ड होगा, है ना भाई? तो नेट टॉर्क लिखेंगे फॉर रोड, नेट टॉर्क अबाउट ओ, इसे मान लेते हैं ओ। तो कितने फोर्स लग रहे हैं? एन डैश 10G, N1 और N2। तो एन डैश और mg तो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से होके जा रहे हैं, इनका तो टॉर्क 0 हो गया। हम थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच लो, इसे बाद में बनाएंगे। N1 की लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ये है, और ये इसे ऐसे घुमा रहा होगा यूं करके इनटू द बोर्ड। तो N1 इंटू ये कितनी है? 2 मीटर। तो 2 मीटर मान लू, और ये इसे कैसे घुमा रहा होगा? दिस द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, ये इसे ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा आउट ऑफ द बोर्ड, माइनस N2 इंटू 2। क्लियर है बात? और नेट टॉर्क इसके अबाउट आई इंटू एल्फा, N1 माइनस N2 इंटू 2। और मैं इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइड में लिख देता हूं, जो कि होगा ml स्क्वायर बाय 12। m की वैल्यू है 10, 4 का स्क्वायर बटे 12, तो ये हो जाएगा 10, 5 बाय 6 इंटू 16, 3 बटे 8, 8 पंजे 40 बटे 3 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं हाथों हाथ 40/3 अल्फा N1 माइनस N2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, 20/3 अल्फा इजकल टू N1 माइनस N2। एक इक्वेशन इसकी ये बन जाएगी। कॉपी करो यहां पे। ओके, ये N1 N2 आ गया। अब क्या करूंगा? अब मैं इन पर्संस के लिए भी कैलकुलेशन करूंगा थोड़ा सा, देखो कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास रॉड थी ऐसे करके, यहां पे था पर्सन, इसका विड यहां पे बना लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा आपका 60G, है ना? और ये हो जाएगा N1। बात समझ में आ रही है? अब जब इसका मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पता लग गया, तो मैं इसे ए पॉइंट मान लू, तो मेरे को इसका ए पता लग जाएगा ना, कितना? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। और एक्सेलरेशन जो होगा इस पॉइंट का किधर होगा? नीचे। और ए जो होगा वो आर है, कितना? 2, और अल्फा है, अल्फा तो अल्फा ही है। सही है ना बात? अच्छा, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी मेरे को पता लग जाएगा, इसे बी लिख लेता हूं। थोड़ा सा मैं साफ करूंगा, गंदा तो हो ही गया चित्र। ये बी है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यूं घूम रहा है ना, यूं, तो इसका एक्सेलरेशन होगा ए बी ऊपर की ओर, और ए बी इक्वल टू आर अल्फा और 2 इंटू अल्फा, ये ऊपर की ओर होगा। तो अब देखो पर्सन इस पे बैठा है पॉइंट ए पे, तो यही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का है, तो इस पर्सन ये इस पे बैठा ही तो है, तो ए होगा। तो इसी तरीके से ये पर्सन इस पे बैठा है, और इस पर्सन पर जो फोर्स लग रहे हैं वो 20G और N2 लग रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की ओर है, ए बी। थोड़ा इसे इस पे ही बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? 60G और नॉर्मल, और इस पे बैठा है ए। तो इस पर्सन ए के लिए, ए मान लेता हूं इस पर्सन को, फॉर पर्सन ए क्या इक्वेशन लिखूंगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट कितना लगेगा? 60G माइनस N1 इज इक्वल टू 60 इंटू ए। सही है ना बात? और ए कितना है? 2 अल्फा, 2 अल्फा, तो 120 अल्फा 60G माइनस N1। एक तो इक्वेशन ये बन गई। बोलो, साथ में यदि मैं इसे बी मान लू पर्सन को, तो फॉर बी, हाँ भाई, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इसके लिए भी लगाएंगे। तो बता सकते हो क्या इक्वेशन बनेगी इसके लिए? न्यूटन सेकेंड लॉ।
ए बी, और ए बी की जगह क्या लिख लूंगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 40 अल्फा और n2 माइनस 20g। इक्वेशन नंबर 1, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 और इसे थोड़ा सा मैं इधर साइड लिख देता हूं n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 20/3 अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। बोलो, तो इन तीनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे तो n1 से n1, n2 से n2 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 60g माइनस और इधर बचेगा 20g इज इक्वल टू 120 अल्फा प्लस 40 अल्फा प्लस 20/3 अल्फा। क्लियर है क्या बात? ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहां पे ये आएगा 40g इज इक्वल टू 120 और 40 160 अल्फा प्लस 20/3 अल्फा, 16 दूनी 16 48 अल्फा प्लस 20 अल्फा अपॉन 3, तो 500 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 400 लिख दूं, ये कट जाएगा इससे, तो 4×12/5 अल्फा इज इक्वल टू 2.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? कॉपी कर लो तेजी से। है ना, तो अल्फा निकालना था और क्या निकालना था, n1 वन इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, n2 आप इक्वेशन नंबर 2 से आप अपने आप से निकाल लेना, और जो भी पूछे वो सब आप निकाल सकते हो, अब है ना। तो ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, और कराता हूं थोड़ा सा। बोर्ड पे देखो फॉर एग्जांपल, है ना, इधर देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये स्ट्रिंग है ऐसे, जैसे मान लिया ये रिंग है, कोई रिंग, जैसे मान लिया रिंग है, ये रिंग है ना, और इस पे धागा लपेट दिया, ऐसे ऐसे धागा लपेट दिया रिंग पे और यहां से टांग दी, तो सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरीके से। ए स्ट्रिंग इज रैप, इंग्लिश में बोलेंगे ए स्ट्रिंग इज रैप ओवर रिंग ऑफ मास, रिंग का मास 0.5 kg एंड रेडियस कितनी दे रखी है, मान लिया 1 मीटर, ऑफ रेडियस 1 मीटर। क्लियर है क्या बात? एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और इसे ऐसे करके छोड़ा तो क्या होगा बताओ, ये तो स्ट्रिंग तो टाइट हो जाएगी, ये रहा, और ये ऐसे करके आएगी घूमते हुए, ये तो अभी स्ट्रिंग तो रैप है इसके ऊपर, अभी ये क्या होगी, खुलेगी। सही बात है ना, ऐसे खुलते खुलते आ जाएगी नीचे, थोड़ी देर बाद ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी तो रिंग ऐसे हो जाएगी, बोलो ऐसे नीचे आएगी, है ना। इफ रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ रिंग का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। सेकेंड पार्ट क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपको टेंशन टी भी निकालना है, और रिंग का मास दे रखा है m और रेडियस दे रखे 1 मीटर। तो देखो कैसे करेंगे इसे, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन तो यही लिखा रहने देते हैं। अब जैसे कि ये है, पहले तो इस तरीके से सिचुएशन थी, है ना, जब ये रिंग रैप हो, ये खुलेगी तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन ऐसे बन जाएगी, है ना भाई, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो प्रारंभिक स्थिति हो गई ऐसे, और यहां पे ये आ जाएगा ऐसे, है ना भाई, ऐसे। तो जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे आ गया। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो, तो इसका एक्सेलरेशन रिंग का एसीएम मान ले, टेंशन टी मान ले स्ट्रिंग में,
तो टेंशन टी इस पे ऐसे लगेगा, और ये कैसे हो गया होगा, टेंशन टी इस पे ऐसे लगेगा यूं करके, बोलो। और रिंग पर कितने फोर्स लगेंगे बता सकते हो आप? दो, mg और टेंशन। और इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता सकते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन रिंग का किधर होगा? सेंस तो होगी क्लॉकवाइज, इनटू द बोर्ड होगा। सही है, क्लियर है क्या बात? अच्छा, अगर जो ये आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, है ना, तो अच्छा, बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो एक बार, जैसे कि आप इसका जैसे ये पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट रेस्ट पे आता जाएगा, रेस्ट पे आता जाएगा, रेस्ट पे क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। क्लियर है क्या बात? तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम। जैसे रिंग है, अब रिंग का एक्सेलरेशन मैंने बताया था, रोटेशन मोशन में बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो वो सेम होती है, सही है ना? तो मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं, पी को। तो जब मैं इस पॉइंट पी को कंसीडर करूंगा तो इस पे टेंशन लग रहा है और mg लग रहा है, तो मैं इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन लिखूं अल्फा, वही एंगुलर एक्सेलरेशन इसका भी होगा। समझ में आई बात? अच्छा, और ये पॉइंट रेस्ट पे आता चला जाएगा, ये सारे पॉइंट रेस्ट पे आते चले जाएंगे, तो है ना, इसे लिख लेता हूं पॉइंट पी। तो बताओ मेरे को, ऐसे लिख लेता हूं, क्योंकि जैसे देखो इधर, जैसे ये पॉइंट है ना, ये जैसे जो ये पॉइंट है, ये तो रस्सी का पॉइंट है ना, रस्सी है ये री, तो इनकी वेलोसिटी थोड़ी ना है। तो जैसे ये खुलेगी तो ये पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा। समझ में आई ना बात? ऐसे करके, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले लेंगे, तो टॉर्क लेके क्या आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू कितना? टी का तो टॉर्क हो गया 0, और इसका टॉर्क आएगा ये रहा mg। तो दिस द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स एंड रेडियस, तो टॉर्क आएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा mg इंटू आर। तो अब हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, यह है सेंटर ऑफ मास, हमें लिखना है, ये तो हो गया आईसीएम, इसके अबाउट आई लिखना है। ये ना एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक ये है। आईसीएम तो पता है मेरे को कि हाँ mr², तो पैरेलल, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे, थोड़ा साइड में लिख लेना आप, ये सेंटर ऑफ मास, दिस इज आईसीएम एंड दिस इज आई, है ना, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस, सो आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस md², mr² प्लस mr² इज इक्वल टू 2mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां लिख देंगे 2mr² अल्फा इज इक्वल टू mgr, तो अल्फा इज इक्वल टू g अपॉन 2r इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या बात? अच्छा, कॉपी करो यहां तक, एक मिनट अपन करके देखते हैं, है ना, फिर मैं इसमें बताता हूं, अगर जो गलत होगा तो मैं चेक कर लूंगा एक बार। बोर्ड पे देखो, अल्फा आ गया, है ना, तो अल्फा आ गया, तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका एसीएम आ जाएगा, एसीएम जो आएगा कितना आएगा? आर अल्फा, है ना, तो एसीएम जो आएगा आर इंटू जी बाय 2 इंटू आर, तो एसीएम इज इक्वल टू जी बाय 2 आना चाहिए, है ना। लेकिन एक मिनट रुको, एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग, अब मैं इसे दूसरे तरीके से करता हूं, क्योंकि मेरे को डाउट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर गलत है थोड़ा सा इसमें। एक मिनट रुको, जैसे मान लिया इसके अबाउट में टॉर्क लिखता हूं, तो टेंशन टी और यहां पे mg लगेगा, साथ में इसका एक्सेलरेशन है ना सेंटर ऑफ मास का, तो
सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है तो यहां पर एक सूडो फोर्स भी लगता है। अगर जो इसका एक्सेलरेशन एसीएम है, एसीएम है तो ये इस पे बैठ जाएगा। अगर जो इस पे बैठ जाएगा तो सूडो फोर्स तो कितना लगेगा इसमें, एसीएम ही लगेगा, एमएसीएम है ना, ऐसे लगता है। तो एमएसीएम और एमजी का टॉर्क तो हो जाता है 0 इसके अबाउट। तो इसका जो टॉर्क आएगा ना वो टॉर्क T इंटू आर इजकल टू आई अल्फा आएगा, और जो आई आएगा वो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा और T इंटू आर। तो आर कट जाएगा, T इजकल टू एम आर अल्फा। एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी, सही है बात। दूसरी बात अगर जो एसीएम है, अगर जो अल्फा है, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा 0 ही आएगा, वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो एसीएम ऊपर आएगा है ना, ए इक्वल टू आर अल्फा, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन, दोबारा से बोलना, टी इज इक्वल टू एम ए, नहीं, वो इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम, है ना, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम सी एम। और बोर्ड पे देखो, हाँ भाई ये पॉइंट रेस्ट पे है, ये पॉइंट रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों रहेगा रेस्ट पे, क्योंकि इसका अगर जो एक्सेलरेशन है तो इसके रेस्पेक्ट में देखो, ध्यान से देखो, अगर जो ये अब रिंग पे बैठ जाओ, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है, एसीएम ऊपर की ओर, एक मिनट, ए इक्वल टू आर अल्फा, और ये खुद नीचे जा रहा है एसीएम से, है ना। हाँ 2 मिनट रुको, कॉपी कर लो। हाँ जी नो, 1 मिनट देखते हैं। तो एसीएम तो इधर लग रहा है, आर अल्फा इधर लग रहा है। तो यदि आपको इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन लिखना है तो जब आप इस पे बैठोगे तो आर अल्फा तो ये रहेगा, है ना, और ये खुद नीचे जा रहा है इधर से एसीएम, समझ में आई ना बात। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है तो एसीएम हो जाएगा आपका आर अल्फा, समझ में आई बात। एक तो ऐसे भी कह सकते हो, और दूसरी बात एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा यहां से भी अपन ने कर दिया था, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं कहां पे था, तो एसीएम को हम लिख देंगे क्या, एसीएम को लिख देंगे हम आर अल्फा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एसीएम की वैल्यू आएगी आर अल्फा, क्लियर है बात। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को जोड़ देंगे, एम जी ये कट जाएगा और ये आएगा 2mr अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू g अपॉन 2r आ जाएगी, बिल्कुल सही है, दोनों तरीके से सही है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, है ना। और एसीएम कितना जाएगा, एंड एसीएम इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, जी अपॉन 2r इज इक्वल टू जी अपॉन 2। क्लियर है क्या बात। हाँ तो ये है कहानी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुआ ये सवाल अभी। हाँ आज थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है तो आज तो इतना ही करते हैं, है ना बेटा, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे ज्यादा, है ना। लेकिन जितने सवाल हमने करे हैं ना तो आप उन्हें एक बार जरूर करना। साथ में आपके पास बुकलेट भी है क्या कोई, इंस्टीट्यूट की है, तो उसमें मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं जितना हमने पढ़ लिया है वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन अब स्टार्ट होता है रोटेशन मोशन। अभी मैंने आपको छोटे छोटे सवाल कराए हैं, लेकिन आपकी बुकलेट मोस्ट प्रोबेबली अगर जो आप ये ऐसे सवाल करोगे तो हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी कराऊंगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब देखो, रोटेशन में कॉम्प्लिकेशन की कोई लिमिट नहीं है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके पास आता है, लेकिन फिर भी हम एक लिमिट तक तो सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी है कोशिश करेंगे, है ना। ये है, तो उसके लिए आपको अपनी बुकलेट सॉल्व करनी पड़ेगी, और जो रेजोनेंस की मैंने दे रखी है वो भी, और साथ में इसका रिवीजन कर लेना एक बार,
सही है। अगर जो रोटेशन मोशन समझ में आ गई ना, ये सब कहानी, ये अभी अभी मुझे लगता नहीं कि ये समझ में आया होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट में भी करूंगा सवाल, तब आपके बहुत ज्यादा क्लियर होगा। तो मतलब आपको फिजिक्स क्लियर हो जाएगी अभी तक, ठीक है। ओके, ठीक है, कॉपी कर लो आप। हाँ, कॉपी कर लो बेटा।